हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम ऑफलाइन बैच में आपको पढ़ा रहे थे। तो चूँकि पढ़ाई बंद हो चुकी है तो हम यूपी टेट का एक बहुत ही धांसू पेपर लेकर आए हैं। आप लोग एक बार इस पेपर को देखिए, मैं इसमें आपको समझाऊंगा, ढेर सारी चीज़ें समझाऊंगा। इसमें आपका क्या है कि इसमें आपको रूल्स पता लगेंगे, नई नई चीज़ें पता लगेंगी। पेपर को पूरा हमने पीडीएफ दिया था, उसे आपने सॉल्व किया होगा। सॉल्व करने के बाद आपने देखा होगा कि उसमें कितने नंबर आए हैं आपके। अभी फ़िलहाल उस पेपर को मैं पूरा समझा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस ऐसा ही पेपर यूपी टेट में आएगा तो आप बहुत कायदे से देखें। चलिए हम शुरुआत समझाना शुरू कर रहे हैं यूपी टेट का पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें इंग्लिश के, तो 61 से 90 तक होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ। रेमेडियल टीचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, तो फॉर्मेटिव असिस्टेंट पहला ऑप्शन है, फॉर्मेटिव असिस्टेंट। दूसरा है समेटिव असिस्टेंट। तीसरा है क्लास टेस्ट। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सभी। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव चौथा आंसर सही है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है एक ऐसी टीचिंग जो सभी चीज़ में औषधि का काम करे, औषधि का काम करे। रेमेडी मतलब होता है औषधि, तो औषधि का काम करे मतलब ऐसी टीचिंग जो रेमेडी का काम करे। रेमेडी का मतलब होता है औषधि। औषधि का मतलब कहीं भी कोई दिक्कत हो हर जगह लगा दो, हर जगह ठोक दो। दवा हर जगह ठोक दो, हर बीमारी की इलाज दवा है ना। तो टीचिंग ऐसी हो जो मतलब हर चीज़ का इलाज करे। तो भैया फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, वो भी मतलब अब वो भी आपका क्या नाम उसका कि काम करता है उसमें, टीचिंग में काम करता है। रेमेडी टीचिंग, अगर आप टीचिंग पढ़ा रहे हो तो वो भी फॉर्मेटिव असिस्टेंट में काम करता है टीचिंग। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जो आपका उसमें भी टीचिंग काम करता है। मतलब जो आपका मूल्यांकन होता है, जो योग का मूल्यांकन है आपके अंदर, फॉर्मेट निकालने का जो असेसमेंट होता है उसका मूल्यांकन, या योग करने का मूल्यांकन, या क्लास में टेस्ट लेने का मूल्यांकन। तो ये सभी रेमेडी टीचिंग में आते हैं, है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिव करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए, कंप्लीट करना है। इसमें है क्या कि इसमें एक चीज़ समझना है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिव करेक्ट अल्टरनेटिव। तो करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें जो ऊपर दिया था, समझिए ऊपर जो दिया था उसमें से ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो समझिए, ये जो रेमेडी टीचिंग है, ये जितने भी ऊपर दिए हैं, फॉर्मेटिव असिस्मेंट और समेटिव असिस्मेंट, क्लास टेस्ट, ये सब आपने देखने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेलेक्टिव अल्टरनेटिव, इन विकल्पों में आपको छांटना है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं, पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस, द एंड ऑफ टीचिंग प्रोसेस, यूजलेस एक्टिविटी नहीं। देखिए, जो टीचिंग होती है या जितनी फॉर्मेटिव असिस्मेंट हैं या ऊपर जो भी दिया है, ये सब पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, या फॉर्मेटिव असेसमेंट है, या आपका समेटिव असेसमेंट है, या आपका क्लास टेस्ट है, ये सब क्या है, ये सब पार्ट ऑफ टीचिंग है। क्या है, पार्ट ऑफ टीचिंग, तो बी ऑप्शन इसका सही। आगे देखते हैं, चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद। देखिए, मैंने आपको स्पेलिंग में आपको पढ़ा रहा था, आपको मैंने स्पेलिंग पढ़ाई, इसमें आपको स्पेलिंग में आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि अप्रोप्रिएट एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है उपयुक्त, जिसका मतलब होता है उपयुक्त। ये आपके देखो, एक स्पेलिंग ये है APROPRIATE, दूसरी है बी वाली APPROPRIAT। और 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 में सी ऑप्शन ये है, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट, है ना। एक स्पेलिंग ये है, एक स्पेलिंग ये है। अभी आपने समझना क्या है, देखिए, ये तो आपका जो स्पेलिंग थी शुरू में ही सही है। देखिए, अप्रोप्रिएट में ध्यान रखें, उपयुक्त, इस अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, है ना, उचित, उपरयुक्त, उपरयुक्त, या कह लो उचित, क्या कह लो, उचित, अप्रोप्रिएट, उचित,
या कह लो उचित, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? APPROPRIAT, APPROPRIAT, अप्रोप्रिएट है ना। तो अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उचित। तो बी वाला ऑप्शन सही। ध्यान रखना, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग में आपको बताएंगे। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उचित। ठीक है। आप अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम कि 60, अब मैंने आपको उसमें बता ही दिया था, उसमें बी विकल्प सही था। अभी आप देखते हैं 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस इज़ द कैट आयसा, दिस इज़ द कैट आयसा, दिस इज़ द कैट आयसा। तो यह वह बिल्ली है जिसे मैंने देखा। तो ध्यान दीजिए, जब भी बीच में खाली स्थान हो, जैसे ये दिया हुआ है, और एक तरफ एक सब्जेक्ट हो और दूसरी तरफ भी एक अलग सब्जेक्ट हो, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट हो। देखो, इधर कैट है, इधर आई है। कैट एक अलग सब्जेक्ट है, आई एक अलग सब्जेक्ट है। जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट आए और बीच में एक आपको यहाँ पे प्रोनाउन टाइप का भरना हो, तो आप क्या भरेंगे? प्रोनाउन टाइप का भरना हो तो आप क्या भरें? तो ध्यान रहे, आप दो ही चीज़ भर सकते हो। या तो आप whom भर सकते हो, या तो आप whom भर सकते हो, या तो आप that भर सकते हो, या तो आप whom भर सकते हो, या तो आप that भर सकते हो। what हमेशा शुरू में लगता है, बीच में नहीं। what का यूज़ हमेशा शुरू में करेंगे, बीच में नहीं। हु का स्थिति अलग है, वो हम बाद में बताएंगे। समझिए, जब भी कभी दो सब्जेक्ट हों, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, और बीच में खाली स्थान हो, तो समझिए एक सब्जेक्ट ये, एक दूसरा सब्जेक्ट ये, तो ऐसी स्थिति में या तो हम whom लगाते हैं, या तो हम whom लगाते हैं, या तो हम that लगाते हैं। अगर कोई जीवित वस्तु है, सॉरी, अगर कोई जीवित चीज़ है, तो हम ऐसी स्थिति में, अगर कोई जीवित है तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? whom लगाते हैं। क्या लगाते हैं? whom लगाते हैं, है ना। हम क्या लगाते हैं? whom लगाते हैं। और अगर कोई निर्जीव चीज़ हो तो हम दैट लगाते हैं। लेकिन एक उल्टा नियम है, एक नियम और है, उसमें आपने ध्यान देना है कि जो है उसमें हुम जो है वो, जो मतलब हुम जो है वो इंसानों के लिए आता है। किसके लिए आता है? इंसानों के लिए। आपका अगर कोई जानवर है या किसी प्रकार से ऐसा कुछ जानवर है, ऑब्जेक्ट है, अगर कुछ ऐसा है, तो आप होम का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? दैट। हालांकि यहाँ होम का यूज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन होम का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि एनिमल है, बिल्ली देखने की बात कर रहा है, बिल्ली, तो बिल्ली के लिए दैट लगाएंगे। बिल्ली के लिए क्या लगाएंगे? दैट। अगर यहाँ पे कोई इंसान होता, अगर कैट की जगह कोई इंसान होता, तो हम क्या लगाते? तो हम होम का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते? होम का प्रयोग करते। हम 100% किसका यूज़ करते? होम का यूज़ करते। अब दूसरी बात समझिए, हु का यूज़ कब करते? देखिए, इधर अगर एक कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और इधर खाली स्थान है, और यहाँ पे कोई अगर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज़ करेंगे? हु का यूज़ करेंगे। चलिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर दूसरा समझिए। रूल नंबर दूसरा, अगर इधर सब्जेक्ट 1 है, खाली स्थान है, इधर आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, तो बीच में आप किसका यूज़ करोगे? होम का यूज़ करोगे। लेकिन कब? जब इंसान हो, जब इंसान हो, जब कोई पर्सन हो, इंसान हो। और रूल नंबर 3 क्या है? अगर इधर सब्जेक्ट 1 है और बीच में खाली स्थान है, इधर सब्जेक्ट 2 है, तो दैट का यूज़ करेंगे। तो दैट का यूज़ करेंगे कब? जब इधर जानवर हो, जब इधर जानवर हो, या ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट हो, है ना। देखिए क्या बताया मैंने, इधर सब्जेक्ट 1 खाली स्थान, इधर सब्जेक्ट 2, तो सब्जेक्ट 1 की जगह क्या भर दोगे? दैट। लेकिन कब? जब ये सब्जेक्ट 1 जानवर की बात करे, या आपका वस्तु की बात करे, ऑब्जेक्ट की बात करे, तो ये नॉन लिविंग थिंग की बात करे, नॉन लिविंग थिंग की बात करें, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको इसमें क्या लगाना? दैट। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? दैट, चौथा ऑप्शन। ठीक, वेरी गुड, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन।
आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं हम देखते हैं 65। कौन सा देखते हैं? 65 है ना। 65 क्या कह रहा है कि गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए पहला है ओमनीफिक, दूसरा है ओमनीपोटेंट, तीसरा है ओमनीसाइंट, चौथा है डी वाला है ओमनी प्रेजेंट, डी वाला है ओमनी प्रेजेंट। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो आंसर सही है वो ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट सही है, ओमनीसाइंट सही है। रिलेट किससे करोगे? ऊपर, दिस इज़ द कैट हुम आई सा, जिसे मैंने देखा। देखिए देखने के सेंस में, सब कुछ जानने के सेंस में। ओमनीफिक जो होता है, ओमनीफिक, ओमनीफिक का मतलब होता है सर्वोत्पादक, सर्वोत्पादक, सर्वोत्पादक। देखिए एक बात बता दें आपको, ओमनी एक गाड़ी आती है, ओमनी, ओमनी मारुति वैन आती है, ओमनी ये लिखा है, तो सबके पहले ओमनी लिखा है, सबके पहले ओमनी लिखा है, सबके पहले ओमनी लिखा है। एक्चुअली ओमनी जो शब्द है ये किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो इसका हिंदी में मतलब होता है उपसर्ग। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये ओमनी एक प्रीफिक्स है, मतलब उपसर्ग है, ये किसी के भी पहले जुड़ता है ओमनी, तो ये सर्व, मतलब सर्व का मतलब हर, हर जगह, सब जगह, सब या सर्व का सेंस देता है। तो देखिए समझिए, फिक, जो फिक वर्ड है उसका मतलब होता है उत्पाद से संबंधित, पैदावार से संबंधित, तो उत्पाद से संबंधित, उत्पाद। और इसके पहले लग गया ओमनी, तो ये हो गया सर्वोत्पाद, मतलब हर कुछ, सब कुछ उत्पाद करने वाला, ओमनीफिक हो गया। नंबर दूसरा ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट। देखो साइंट जो शब्द है, साइंट ये बना है साइंस से, साइंस का मतलब होता है ज्ञान विज्ञान, तो ज्ञान, तो ज्ञान। ओमनी का मतलब सर्व, तो सर्व ज्ञान या सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो उसे हम ओमनीसाइंट कहते हैं। इसीलिए हमारा आंसर सी सही है, हमारा आंसर सी सही है। हम दूसरा देखते हैं पोटेंट। देखिए पोटेंट शब्द है, ये पोटेंशियल इसी से बना है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल मतलब विभव, मतलब शक्ति, है ना, क्या मतलब शक्ति। तो एक शक्ति शब्द होता है, क्या होता है? एक शब्द, शक्ति शब्द होता है, शक्ति। तो शक्ति एक शब्द होता है, शक्ति, और उसके पहले लग गया आपका ओमनी, ओमनी। तो ओमनी क्या मतलब है? सर्व, सर्वशक्ति, सर्वशक्ति कुछ नहीं होता, सर्वशक्तिमान होता है। तो ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान। और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, क्या होता है? उपस्थित। तो ओमनी लग गया इसके पहले, तो हर जगह उपस्थित, तो ओमनी का मतलब सब जगह, तो हर जगह उपस्थित, मतलब इसे इसके लिए एक शब्द आया है, ओमनी प्रेजेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट शब्द है सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त रहने वाला, हर जगह उपस्थित रहने वाला सर्वव्यापी कहलाता है। हाँ या ना, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 66 लेते हैं। 66 क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो द टू एरियाज ऑफ CCE आर, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए CCE होता क्या है। देखिए पहले सी का मतलब होता है, देखो CCE, CCE इसका मतलब क्या होता है? CCE का, देखिए पहले सी का जो मतलब होता है वो होता है कॉन्टीन्यूअस, क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस। और उसके बाद लिखते आता है, इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं CCE की, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव। दूसरी सी का मतलब होता है कॉम्प्रेहेंसिव, कॉम्प्रेहेंसिव। और जो लास्ट में ई आया है उसका मतलब होता है इवोल्यूशन, इवा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, है ना, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, लगातार कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन, है ना। तो लगातार समझ का मूल्यांकन, मतलब लगातार कोई चीज़ सीखते रहना ही CCE कहलाता है। लगातार किसी चीज़ को सीखना और उसका मूल्यांकन करना, समझना और उसका मूल्यांकन करना ही CCE कहलाता है, CCE कहलाता है, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये आपका फुल फॉर्म है। समझिए, द टू एरियाज ऑफ CCE आर, क्या होता है?
द टू एरियाज ऑफ CCER आपका क्या होता है? देखिए, करिकुलर एंड सिचुएशनल, करिकुलर एंड सिचुएशनल, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, इसमें आपको अभी तो जो बता रहे हैं बस वही तैयार रखना है, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। अभी आप देखो 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट आंसर। आंसर जो था अभी तक ऊपर जो पढ़ा है आपने देखा होगा, सम ऑफ ऑल एक्सपीरियंस टू बी गिवन एट अ पर्टिकुलर एज। पढ़ाई का जो जो उद्देश्य है वो क्या है? सम ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, मतलब एक जो सभी एक्सपीरियंस का जो योग है वो टू बी गिवन एट अ पर्टिकुलर एज, वो दिया जाना चाहिए टू बी गिवन एट अ पर्टिकुलर एज, मतलब एक पर्टिकुलर एज पे दिया जाना चाहिए। हर चीज़ का एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर एज पे, पर्टिकुलर उम्र पे, समय के अनुसार चीज़ों को दिया जाना चाहिए बच्चों को, है ना। महत्वपूर्ण शिक्षा का यही अर्थ है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है किसी किताब के नहीं, ये कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका वो देखता है आप कितने कॉम्प्रिहेंसिव हो, कितनी आपकी समझ विकसित है, इस चीज़ को देखने की कोशिश करता है टेट, है ना। इसीलिए चलिए हम देखते हैं 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 क्वेश्चन कह रहा है कि टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर, देखो नई भाषा को सीखने के लिए, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, नई भाषा को सीखने के लिए द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर, बच्चों को शुड इंक्रीज, शुड मतलब चाहिए, इंक्रीज मतलब बढ़ानी, बच्चों को बढ़ानी चाहिए, देयर मतलब उनकी, नई भाषा, न्यू लैंग्वेज टू लर्न सीखने के लिए, न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चों को क्या बढ़ानी चाहिए? अपनी वर्ड पावर। अब वर्ड पावर का मतलब क्या होता है? वर्ड पावर का मतलब होता है शब्द अर्थ, मीनिंग, है ना। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ, वर्ड पावर का मतलब होता है शब्द अर्थ, मतलब शब्दों की पावर, शब्दों की पावर। इसका मतलब नई भाषा अगर भाई आपको सीखनी है तो उसके शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। अब मुझे जापानी सिखाई जाए, ससुराल में जापानी बोल ही नहीं पाऊँगा, मैं जापानी नहीं बोल पाऊँगा। मामला क्या है? मामला ये है कि जापान का मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ गुड गुड को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, यहाँ तो गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो वहाँ गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं। तो इस हिसाब से मुझे उसके शब्दों को सीखना पड़ेगा पहले। तो नई भाषा को सीखने के लिए किसी भी स्टूडेंट को उसकी वर्ड पावर को सीखना पड़ता है, उसके शब्द मीनिंग को सीखना पड़ता है। इंग्लिश में भी तो यही है, इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश में आपको अगर वर्ड मीनिंग याद है तो इंग्लिश आपकी सही है, वर्ड मीनिंग नहीं याद है तो इंग्लिश सही नहीं है। तो इंग्लिश में भी वर्ड पावर होती है। जो वोकैब याद करते हो, आप समझो, जो वोकैब याद करते हो तो वोकैब में साइनो हो गया, एंटो हो गया, मीनिंग हो गया, जो हम ट्रिकी वोकैब पढ़ाते हैं वो हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, स्पेलिंग्स हो गया, ये सब वोकैब है। तो ये सब क्या करते हैं? ये आपको वोकैब सिखाते हैं, मतलब आपकी वोकैब बढ़ाते हैं, मतलब इंग्लिश सिखाते हैं, इससे इंग्लिश अच्छी होगी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। यूजिंग सॉन्ग्स, राइम्स, गेम्स इन क्लासरूम वुड हेल्प द चाइल्ड टू, तो वुड हेल्प द चाइल्ड टू, इसमें जो क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, बताता हूँ, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, यूजिंग सॉन्ग्स, राइम्स एंड गेम्स इन क्लासरूम वुड हेल्प द चाइल्ड टू ओवर राइम्स, डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, डेवलप कॉन्फिडेंस ओनली। देखिए, ऑल ऑफ द अबव, इसमें सभी आंसर सही होंगे। वो इसलिए सही होंगे कि जो बच्चों को गाने के माध्यम से सिखाना, किसी लय के हिसाब से सिखाना, खेल खेल में सिखाना, तो ये बच्चों को बहुत मदद करता है। वो आराम से पढ़ लेते हैं, डेवलप हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, पढ़ाई में लगन लगती है। डेवलप कॉन्फिडेंस ओनली, केवल कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसा भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव, ये सभी भी सही हो सकते हैं, तो सही है। देखिए, मैं जब भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, आपको पता है, उसमें मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊँ या कोई भी वोकैब पढ़ाऊँ तो उसमें फ़नी फ़नी चीज़ें जोड़ता हूँ। सॉन्ग के माध्यम से मैं गाने भी सुनाता हूँ, सॉन्ग भी सुनाता हूँ, और आपका उसमें कुछ ना कुछ कहानी जोड़ता हूँ ताकि आपके दिमाग में हिट करे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे आपको मैंने एक गो ओवर, एक फ्रेजल वर्ब है गो ओवर, तो गो ओवर का मतलब होता है गहनता से जांच करना। हालांकि फ्रेजल वर्ब है, टफ है। अगर गो का मतलब, ओवर का मतलब अलग अलग निकालोगे तो चीज़ें भटक जाओगे।
है ना। ओवर का मतलब ऊपर, गो का मतलब जाना, तो ऊपर जाना, जबकि गलत है। गो ओवर का मतलब होता है, गो ओवर का मतलब होता है कि गहनता से जांच करना। इसे कैसे याद करोगे? मैंने क्या किया, मैंने क्लास में कई बार बताया, गो ओवर, गो और ओवर को हचाक से मिला दो, गो और ओवर को हचाक से मिलाओ। ये गो है और ये ओवर है, ये ओवर है, इन्हें हचाक से मिलाओ तो क्या बन गया? गो ओवर। हचाक का मतलब तुरंत मिलाओ, एकदम चिपका के, गो ओवर। तो गो ओवर को जो मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, अभी बताता हूँ। गो ओवर को जो मिलाओगे तो ये बन जाएगा गोबर, और गोबर कहेगा गाय का, गोबर कहेगा गाय का। और गाय का गोबर आज भी कहा जाता है कि गहनता से जांच करने की ज़रूरत है उसे, क्योंकि उसमें जड़ी बूटी उसमें मेडिसिन हो सकती है कैंसर की, बहुत ढेर सारी बीमारियों की। तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। गहनता से जांच आज भी चल रही है, गहनता से जांच आज भी चल रही है लैब में, है ना। तो गोबर का मतलब, तो इसी हिसाब से हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं। तो उसमें इसी हिसाब से छोटे बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए जिनकी जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ख़त्म है, जो किनारे पे हैं समझो, है ना। तो ऐसे लोग, तो इसीलिए मैं बेसिक मेथड अपनाता हूँ। चलिए देखते हैं अगला। अम, इसमें क्या है, तो आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए इसकी आंसर की तो मैंने आपको ग्रुप में डाल दी है, प्लस यहाँ भी करा दे रहे हैं, अपना देखिएगा कैसे। 70 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कॉम्प्रिहेंसिव इन सी सी ई इम्प्लाइज दैट, कॉम्प्रिहेंसिव इन सी सी ई इम्प्लाइज दैट, जो सी सी ई है मैंने बताया था कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो ये इम्प्लाइज दैट ये क्या करता है, अभी समझिए। क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन आपको दिए हैं 4। पहला है ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। बस 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 यहीं पे अटक जाओ। ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। जो ऑल द आस्पेक्ट्स हैं, जो सभी आस्पेक्ट हैं चाइल्ड के पर्सनालिटी के, हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। उनकी चाइल्ड की, जो बच्चों की जो पर्सनालिटी होती है, सीसी का काम क्या है? सीसी का देखिए, इम्प्लाइज एक शब्द है, इम्प्लाइज। इस इम्प्लाइज का मतलब होता है तात्पर्य, तात्पर्य। इम्प्लाइज का मतलब होता है तात्पर्य, या इसका मतलब होता है कि मतलब, तात्पर्य मतलब अर्थ, है ना, कुछ भी। तो कॉम्प्रिहेंसिव इन सीसी, तो मैंने सीसीई की फुल फॉर्म बताई थी पहले। सीसी का मतलब बताया था कॉन्टीन्यूअस, क्या बताया था? कॉन्टीन्यूअस। दूसरे सी का मतलब क्या बताया था? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव। ई का मतलब क्या बताया था? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इसमें जो ये कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, जो ये कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? जो बीच वाला सी है, ये जो डाकू है बीच वाला सी, ये जो बीच में इस कॉम्प्रिहेंसिव छिपा बैठा है, इसका क्या मतलब है? ये कहना क्या चाहता है आखिर, ये किसका मतलब क्या है? तो बस इस कॉम्प्रिहेंसिव का आपको मतलब बताना है। ये जो सी है, ये बीच वाले सी का ही मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होता है, समझिए। ये बीच वाला सी है, इसी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होता है, घबराइए नहीं, इसी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल द आस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब है चाहे बच्चे की पर्सनालिटी के जितने भी आस्पेक्ट हैं, जितने भी आस्पेक्ट हो सकते हैं, बच्चे की पर्सनालिटी कैसे बढ़ेगी, कैसी चल रही है, क्या ग्रोथ है, उस सबको ऑब्जर्व करना ही कॉम्प्रिहेंसिव कहलाता है। इसका मतलब ये है। प्यारे साथियों, आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 71। 71 क्या कह रहा है, एक मिनट वेट। 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो अब ये पूछ रहा है दीज मैंगोज आर राइप, ये मैंगो पके हुए हैं, दीज मैंगोज आर राइस। देखिए इसमें जो दीज शब्द है, इसका एडजेक्टिव बताना। अब एक बात बताइए, मैंगोज कौन से पके हुए हैं, राइप हैं? दीज ये वाले। कौन से मैंगो? ये वाले। दीज का मतलब ये वाले, ये वाले। तो इसका मतलब मैंगो आसपास में कहीं रखे हैं,
और उनकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि ये वाले मैंगो पके हैं। इसका मतलब सेंटेंस का भाव समझो, आप सेंटेंस का सेंस समझो। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सेंटेंस ये कह रहा है कि दीज मैंगोज आर राइप। इसका मतलब एक ठेला है, ठेले पे कोई आदमी है, आदमी बेच रहा है फलों को, मैंगो को। तो इसका मतलब मैंगो कई प्रकार के रखे हैं, उसमें कच्चे भी रखे हैं, छोटे भी रखे हैं, बड़के भी रखे हैं, और छोटे भी हैं, कच्चे भी हैं, पके भी हैं। अलग अलग टाइप के उसमें आम रखे हैं, कुछ आम रखे हैं, कुछ अमिया रखा है। तो इस हिसाब से ये, लेकिन क्या कह रहा है, उसमें से बता रहा है कि ये वाले पके हुए हैं। तो उनमें से पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को, आम की कैटेगरी को सेलेक्ट करके कह रहा है कि ये वाले पके हुए हैं। इसका मतलब प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब ये प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा करके कह रहे हैं, इशारा करके कह रहे हैं। बस इसी बात पे आपको एक बात बताएं, जो आपके दिस होते हैं, जो आपका दैट होता है, और दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। दिस का बहुवचन होता है दीज, और दैट का बहुवचन होता है दोज। क्या होता है? दोज। तो ध्यान रखना, दैट का बहुवचन होता है दोज। तो ये सब, ये जितने भी चारों हैं, ये सब होते हैं दिखावटी, इशारा करने वाले। ये सब होते हैं इशारेबाज। इन सबको कहते हैं इशारेबाज। कह दो यार, मज़ा आ जाएगा। इशारेबाज, ये सब इशारेबाज हैं, ये सब इशारा करते हैं। या इन्हें कह दो संकेतवाचक, या इन्हें कह दो संकेतवाचक, या इन्हें कह दो संकेतवाचक। तो बस बहुत बढ़िया, या इन्हें कह दो संकेतवाचक। अब आप समझिए, ये संकेतवाचक तो हो गए। तो संकेतवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संकेतवाचक को इशारेबाज और संकेतवाचक को इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेट कहते हैं। क्या? डिमॉन्स्ट्रेट कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिमॉन्स्ट्रेट, 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 है ना? बस सीधी सी बात, डिमॉन्स्ट्रेट। तो इसका मतलब दीज जो शब्द है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये दिखावा कर रहा है, इशारा कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक, संकेतवाचक। चलिए नेक्स्ट, अच्छे से आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। फिर आपको मैंने बताया कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको वो क्या नाम इसका प्रीपोजिशंस बताई थी कि कुछ शब्द हैं उनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहती हैं, वो आती ही आती हैं। जैसे इसमें आपका आ गया, इसमें आ गया इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी पे जोर देना, किसी चीज़ पे जोर देना। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? जोर देना। और इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन आता है, इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन आता है, जोर देना। तो इसमें पहला ऑप्शन सही, इंसिस्ट ऑन होता है, इंसिस्ट ऑन। चलिए नेक्स्ट, अगले पे बढ़ते हैं। 73 क्या कह रहा है? 73 ये कह रहा, हाउ डिड लुज लॉन्ग हेल्प जॉस ओवेंस। कहीं से ये किसी कहानी से लिया गया है। इसमें आपको केवल सेंस लगाना है, कहानी लिया गया, कहानी पढ़ रखी होगी तभी आंसर। फिलहाल तो इसमें ए आंसर सही है, फिलहाल तो इसमें ए आंसर सही है। लुज लॉन्ग एडवाइस जॉस टू ड्रा लाइन फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग हिज टेक ऑफ फ्रॉम देयर, टेक ऑफ फ्रॉम देयर। चलिए, ये तो फिलहाल किसी कहानी से लिया गया है, इसमें ग्रामर का यूज़ नहीं है इतना। चलिए, ग्रामर का यूज़ नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें कंप्लीट करना है, क्या है? मैन इज़ बॉर्न, मैन इज़ बॉर्न अकॉर्डिंग टू H.W. लॉन्गफेलो। मैन, इंसान पैदा हुआ है। तो भैया इंसान पैदा हुआ है तो किसी चीज़ के लिए पैदा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है टू डाई एंड ब्यूरिड, मरने के लिए और जलने के लिए, बर्बाद होने के लिए। नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। नहीं, पहला ऑप्शन आपका गलत। इंसान पैदा हुआ है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। इंसान पैदा हुआ है, तो इंसान पैदा हुआ है तो किस चीज़ के लिए पैदा हुआ है? इंसान पैदा हुआ है तो मरने और जलने के लिए तो पैदा नहीं हुआ। टू रिटर्न इन डस्ट है, वापिस आने के लिए, डस्ट और हारने के लिए, धूल में मिलने के लिए। नहीं 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 नहीं, तो ये भी विकल्प सही नहीं लग रहा। तो ये भी विकल्प आपका सही नहीं लग रहा। तो अभी हम देखते हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन इसमें है आपका टू बी अप एंड डूइंग। यस, इंसान पैदा हुआ है टू बी अप, टू बी अप, आगे बढ़ने के लिए और काम करने के लिए। इंसान इसीलिए पैदा हुआ, वो आगे बढ़े, सफलता पाए, नई नई ऊंचाइयों को सुने, समाज के लिए कुछ करे, है ना? तो इसलिए पैदा हुआ। तो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, है ना? चौथा ऑप्शन देख लो, बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें।
टू प्रे टू गॉड, इंसान पैदा हुआ भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। अरे धत, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखिए प्रे टू गॉड, क्या बताएं आपको, काम से प्यार करो, भगवान की पूजा तो कर ही लेते हैं लोग। फिलहाल तो सी ऑप्शन इसका सही है ना, फिलहाल तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 75 क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखते हैं, देखिए आपको बता दें, नो सूनर एक शब्द है, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर शब्द है। तो नो सूनर शब्द है, इसमें इसके बाद हमेशा क्या आता है, देन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, समझिए। तो नो सूनर यहाँ पे आपका है, अभी हम आपको पूरा नो सूनर बता देंगे कि कैसे काम करता है। तो नो सूनर के साथ वेन नहीं आता, नो सूनर के साथ ये वाला देन नहीं आता, ये वाला बट नहीं आता, ये वाला देन आता, रट्टा मार लो, ये वाला देन आता है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये वाला देन आता है। तो नो सूनर के साथ कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला देन, नो सूनर देन। अभी ये कैसे काम करता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अभी दिखाता हूँ आपको, वेट। नो सूनर के साथ आपको कैसे, नो सूनर, नो सूनर, चलिए मैं आपको बताता हूँ, नो सूनर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ, नहीं मैंने कुछ, मैं अपने पास से बताऊँ। देखिए नो सूनर जो होता है इसमें खास बात है, नो सूनर जो होता है इसमें खास बात ये है कि इसमें इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर नो सूनर लिखा है तो भाई नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। तो नो सूनर है, इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब जरूर आई, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी। और इसके बाद आपका नो सूनर के बाद देन का यूज़ होता है, THAN, देन का, तो खाली स्थान पे देन का यूज़ होगा, ठीक है। एक शब्द होता है हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली, है ना, स्कार्सली, इनके बाद हमेशा व्हेन का यूज़ होता है ना, व्हेन का। चलिए मैं इसे आपको मतलब अगले वीडियो में आपको बता दूंगा पूरा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो वरना। तो इसमें हार्डली और स्कार्सली, तो इसमें फ़िलहाल आपका आंसर आपको ध्यान रखना है कौन सा आएगा, देन, THAN, वी वाला ऑप्शन। 75 क्या कह रहा है, सब सॉरी 76, द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ रैम। देखो रैम जो होता है, राम, राम मत समझ लेना भगवान राम वाला, इनका जो फेमिनाइन जेंडर पाना है आपको, फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, राम एक पुल्लिंग है, इनका स्त्रीलिंग, देखो सीता दिया है, हाँ सीता बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राम जो है इसका मतलब होता है भेड़िया, भेड़ा, जो भेड़, देखिए एक जो भेड़ होती है ना, भेड़, तो भेड़ में जो आदमी होता है, भेड़ का जो भेड़, समझिए, जो पुरुष लिंग होता है भेड़ का, मान लो तो भेड़िया कह दो, भेड़िया, उसका स्त्रीलिंग होता है भेड़, समझिए। देखिए राम जो है, राम, इसका मतलब होता है भेड़ का मैस्कुलिन जेंडर, ईयू, ई डब्ल्यू ई, ईयू जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कि भेड़िया, सॉरी भेड़, यह है फेमिनिन जेंडर और यह है मैस्कुलिन जेंडर। तो रैम का मतलब होता है भेड़िया का पति, मतलब सॉरी, मतलब भेड़ का पति, भेड़िया। और EWE ये होता है कि ये होता है दुल्हन उसकी, भेड़ की, है ना, तो भेड़, भेड़ है फेमिनिन जेंडर, राम है आपका मैस्कुलिन जेंडर। तो रैम आपका होता है भेड़ा, भेड़ा कह दो इसे, भेड़िया कह दो, और यू को आप भेड़ कह सकते हो, है ना। तो ये एक फिली है, फिली, जो आपका वर्ड इसमें फिली आया है, फिली मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है बछेड़ी, ये फेमिनिन जेंडर होता है, इसका मतलब होता है बछेड़ी, बछड़ी, अरे बछड़ा बछड़ी होता है ना, तो वही बछड़ी। चलिए नेक्स्ट, तो फिलहाल तो इसमें आंसर आपका यू सही होगा। 77 क्या कह रहा है,
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें योर्स पूरा आपने में कंप्लीट है, तो फुल स्टॉप लगाओगे पूरा सेंटेंस बन जाएगा। योर्स कंप्लीट है, आगे आगे बताएंगे आपको इसके बारे में। नेक्स्ट अगला है 78। 78 क्या है? 78 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसमें आपने देखना है कि रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। देखिए वर्क हार्ड, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसी कंडीशन जब भी होती है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है आपको। ऐसी कंडीशन कभी भी होती है तो आपने उस स्थिति में एक बात ध्यान रखनी है कि सेट टू का सेट अगर ऐसे है ना तो वर्क हार्ड। तो एक बात देखो, जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो हेल्पिंग वर्ब में, उसमें समझो कि भाव कौन सा है। कठिन परिश्रम करने को अगर कोई बोलेगा तो कोई आपको सलाह देगा या और या आपको ऑर्डर करेगा या नॉर्मली कहेगा। रवि ने अपने दोस्त से कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो मेरे हिसाब से ये सलाह देने वाली बात हुई। रवि ने अपने दोस्त को सलाह दी कि कठिन परिश्रम करो बाबू, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो ये सलाह वाला देखो एडवाइस। तो ऐसी स्थिति में सेड को हम बदल देंगे सलाह में। सलाह को इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस, बदल दिया एडवाइस में। तो एडवाइस वाला कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। रवि एडवाइस हिज फ्रेंड, रवि ने अपने फ्रेंड को एडवाइस दिया। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे आके जो आपका ये है, आपका मैं बता दूँ आपका, ये जो वर्क हार्ड, इसको डायरेक्ट आप पहले वाले सेंटेंस से टू से जोड़ देंगे। केवल किससे जोड़ देंगे? टू से। तो रवि ने एडवाइस किया अपने फ्रेंड को टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था। आगे देखते हैं। चूज 79 क्या है? 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो उसमें आपको करना क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो पहला है हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। तो इस अवसर पर प्लीजिंग डिस्ट्रेस, तनाव फील कर रही हैं। तो उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जा रही है। तो ध्यान रखें सिंपली जो होता है वो उपमा उसे कहते हैं हिंदी में। पर्सोनिफिकेशन उसे हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, है ना। और हाइपरबोल को अतिशयोक्ति कहते हैं। हाइपरबोल को अतिशयोक्ति कहते हैं। ऑक्सीमोरन को विरोधाभास, किसी का विरोध करो तो विरोधाभास कहते हैं। लो अब आप समझ रहे होगे धीरे धीरे कि ये क्या, ये तो अलंकार में पढ़ते हैं। ये तो अलंकार है, उपमा एक अलंकार है, विरोधाभास एक अलंकार है, मानवीकरण एक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जी बिल्कुल 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 सही बात है। अरे फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ही अलंकार होता है। इसका मतलब इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच चूज करना है। फिगर ऑफ स्पीच चूज करना मतलब अलंकार बताना है इस सेंटेंस में। तो माँ ने केवल फीलिंग वाली बात आई कि उस अवसर पर डिस्ट्रेस फील किया था। प्लीजिंग डिस्ट्रेस है ना, तो फीलिंग वाली बात आई। तो सिंबली जो हो गया आपका उपमेय में उपमान, आपने अलंकार पढ़ रखे होंगे। उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाती है तो सिंबली उपमा अलंकार होता है। हाइपरबोल में कोई बढ़ा चढ़ाकर बात कही। अब बढ़ा चढ़ाकर तो बात कही नहीं गई है यहाँ। जैसे बढ़ा चढ़ाकर बात करने का मतलब है, जैसे कहा जाता था कि तानसेन जब गाता था तो बारिश होने लगती थी, यह हाइपरबोल है। ऐसा होता नहीं था। तानसेन के गाने से ना बारिश होती थी ना आग लगती थी। ये सब झूठ है, हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है तारीफ करने के लिए। तो यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। मानवीकरण मतलब जान डालने वाली किसी चीज़ में मानवीकरण, तो मानवीकरण तो है नहीं। मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था मानवीकरण अलंकार पर्सोनिफिकेशन नाउन कैसे होते हैं। जैसे हरिद्वार गैदरिंग मैंने बताया था, हरिद्वार की गैदरिंग पीपल लोग करते हैं, इस चक्कर में उसमें जान पड़ गई, इसलिए हरिद्वार गैदरिंग, हरिद्वार में अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है। मैंने बोला था कश्मीर्स अटैक, कश्मीर में अटैक हुआ। अटैक कौन करते हैं? आतंकवादी, इसलिए वो लिविंग बीइंग हो गया, इसलिए कश्मीर में अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है, कश्मीर्स अटैक। विरोधाभास हो नहीं रहा। चलिए यहाँ पे आपका डी आंसर शुड बी करेक्ट, डी आंसर आपका शुड बी करेक्ट, डी आंसर सही होना चाहिए। अगला नहीं, इसमें डी आंसर नहीं सही होना चाहिए, गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें डी नहीं सही होगा।
इसमें आंसर आपका बी सही होना चाहिए, क्योंकि अपॉन दिस ओकेशन विरोधाभास हो रहा है भाई, सॉरी 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 सॉरी, विरोधाभास हो रहा है, इसमें विरोधाभास हो रहा है। हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ड अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस, प्लीजिंग डिस्ट्रेस, प्लीजिंग भी है, तनाव भी है, प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। तो प्रसन्न और दुखी एक साथ हो गया तो क्या हो गया, विरोधाभास। तो ऑक्सीमोरन शुड द करेक्ट, शुड बी करेक्ट आंसर। ऑक्सीमोरन सही होगा, सॉरी सिम्बली नहीं सही होगा, हाइपरबोल सही नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन सही नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है ऑक्सीमोरन सही होगा, बी, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज फेल्ट वर्ड्स अपोजिट मीनिंग, मतलब अपोजिट मीनिंग हमें चूज़ करना है, अपोजिट मीनिंग इसका चूज़ करना है ना। अपोजिट मीनिंग फेल्टी, देखो मैं देता फ्रेल्टी। देखिए फ्रेल्टी का मतलब होता है भंगुर, क्या हो जाता है, भंगुर। फ्रेल्टी का मतलब क्या हो जाएगा, भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है, जो तनिक में टूट जाए, मतलब कमज़ोर, इसे हम कमज़ोर भी कहेंगे, इसे हम क्या करें, कमज़ोर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सही हो जाएगा, स्ट्रेंथ सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, है ना। देखिए इमेंस, ये इमेंसिएशन लिखा, इसमें एन गाटो, एन एन गलत है, एन नहीं है। इमेशिएशन स्पेलिंग होती है, उसका भी मतलब होता है कमज़ोर, है ना। इमेशिएशन का मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है दोष, है ना, कमज़ोर। तो अभी समझो आप, है ना, इसका बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड ही इज़ फीलिंग बेटर ही कैन लिव विथ हॉस्पिटल। द अंडरलाइन क्लॉज, जो अंडरलाइन क्लॉज है इसका मतलब क्या है, अंडरलाइन जो क्लॉज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोवाइडेड ही इज़ फीलिंग बेटर ही कैन लीव द हॉस्पिटल, अगर वो बढ़िया फील करेगा, अगर कुछ ऐसा करो बढ़िया फील करने लगेगा तो ही कैन लीव द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लीव कर सकता है। तो ये क्या है, ये क्या है, बताओ आप खुद बताओ, ये क्या है, कंडीशन है, क्या है ये, कंडीशन है। एडवर्बियल, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है, कंडीशन है। अगर कंडीशन सही होती है उसकी, कंडीशन क्या है, अगर वो बढ़िया फील करता है तो वो अस्पताल को छोड़ देगा, सीधी सी बात है, कंडीशन है, सही होने की कंडीशन है। 82, 82 क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, व्हाट डज द ऑक्सिलरी मस्ट सजेस्ट इन द अबव सेंटेंस। एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, देखो ध्यान से, कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सभी छात्रों को सभी क्वेश्चन करना चाहिए या करने अनिवार्य हैं, है ना। अब आप समझिए, छात्रों को सभी क्वेश्चन करने हैं या करने चाहिए, ठीक, चाहिए का सेंस देगा मस्ट। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो एग्ज़ाम हॉल वाले लोग हैं वो इस मस्ट को इस मस्ट क्यों लगा, इसका मतलब हमें क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, क्या दी जा रही है, एडवाइस, मतलब सलाह दी जा रही है कि सभी क्वेश्चन करना, सलाह दी जा रही है। तो एडवाइस आंसर सही होगा इसका। अगला है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, कौन सा पार्ट सेंटेंस में एरर है, सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। मैंने बताया था नो सूनर कभी भी यूज़ होता है तो उसके बाद क्या आता है, नो सूनर जो शब्द होता है, नो सूनर, नो सूनर, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस देन आता है। ऐसे ही आपका स्कार्सली है, इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस वैन आता है। ऐसे ही आपका हार्डली है, इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आती है और आपका क्या आता है, वैन आता है, वैन आता है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे आपका स्कार्सली दी, तो स्कार्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब आना अनिवार्य है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ स्कार्सली सी है, स्कार्सली सीक्वेंस सही है। बी वाले पार्ट में गड़बड़ हो गया, जो हेड है ये आई के पहले आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड आई फिनिश्ड। तो बी वाले पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है, शायद बी वाले पार्ट में आपका एरर है। 83 क्वेश्चन, आपकी आंसर की जो मैंने ग्रुप में भेजी उसमें गलत आंसर दिया हुआ है, चलिए उसमें आंसर गलत दिया है आंसर की में। 85, 84, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, द बुलेट स्टक हिम इन, जो गोली थी उसके फुट पैरों में जाकर लगी, मतलब पैर में जाकर लगी,
तो पैर में जाकर लगी। अब ध्यान दो, गोली है पैर में, किसी निश्चित पैर में लगी होगी, आर्टिकल इसके पहले दा आएगा, आर्टिकल इसके पहले दा आएगा। एन आ नहीं सकता, हर आ नहीं सकता क्योंकि लड़के की बात चल रही है, आफूट आ नहीं सकता, अनिश्चित है, जबकि गोली किसी न किसी निश्चित पैर में लगी होगी, तो इसलिए दा सही है आपका, इसलिए आपका दा सही है। चलिए देखते हैं 85। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में आपका गलती है, आपको गलती छांटनी है किस पार्ट में एरर है। देखिए, आई वॉज वॉन्डरिंग वेदर, आई वॉज वॉन्डरिंग वेदर, ये सेंटेंस वॉज में चल रहा है, वॉन्डरिंग वेदर, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा है आई कैन प्रोड्यूस अ मील। देखिए, जब भी एक सेंटेंस शुरू वाला पास्ट में होता है तो लास्ट वाला भी पास्ट में होगा, तो कैन की जगह कैन नहीं होगा भाई, कैन का पास्ट हो जाएगा, आई कुड प्रोड्यूस अ मील, आई कुड, तो कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड। पास्ट यूज़ करो, पास्ट यूज़ करेंगे, है ना, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी में आपको कैन की जगह कुड करना है। आगे बढ़ते हैं, 85 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चूज़ द ऑप्शन दैट कन्वेज, चूज़ ऑप्शन दैट कन्वेज ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। है पहला हाँ, ये सेंटेंस दिया है 86 में, अ सीरीज ऑफ अनसॉल्व्ड मर्डर्स ऑन द आइलैंड हैज़ raised fear that a psychopathic serial killer is on the loose। ठीक, तो साइकोपैथिक जो शब्द है अंडरलाइन, इसी के बारे में बताना, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब होता है मनोरोगी, मनोरोगी मतलब दिमाग का रोगी, मनोरोगी का मतलब दिमाग का रोगी। तो मेंटली इल एंड डेंजरस, जो दिमाग से बीमार हो, और डेंजर, दिमाग से बीमार आदमी डेंजर ही होता है ना। तो इस ऑप्शन इसका कौन सा सही है, इसका ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए वाला सही है। अभी हम देखते हैं 87। 87 क्या कह रहा है, 87 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक वाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, वाई कन्फर्म, वाई कन्फर्म। तो 87 जो शब्द है 87, इसमें आपका आंसर जो कन्फर्म, देखिए हाँ, 80 जो 7 शब्द है कन्फर्म, इसके बाद कन्फर्म के साथ हमेशा क्या लगता है, एक मिनट रुकिए, लगा दूं पहले से, लगा दूं पहले से, टी, क्या लगा दिया मैंने, टू, TO2। कन्फर्म के बाद आपको क्या लगाना है, आपको टू लगाना है ना, टू। तो वाई कन्फर्म टू अ कस्टम व्हेन द कस्टम इज़ बैड। कन्फर्म का मतलब होता है किसी में लगे रहना, किसी को मतलब किसी को मनाते रहना। वाई कन्फर्म टू अ कस्टम व्हेन द कस्टम इज़ बैड, किस रीति रिवाज जो बुरी है उससे, उस रीति रिवाज में के चक्कर में क्यों पड़ना, उस रीति रिवाज के अनुरूप क्यों चलना। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब किसी के अनुरूप, कन्फर्म का मतलब होता है किसी के अनुरूप, किसी के अनुरूप क्यों चल रहे हो, जो रीति रिवाज बुरी है, सती प्रथा बुरी थी, तो भाई कन्फर्म क्यों कन्फर्म, उस सती प्रथा को कन्फर्म कर रहे हो, उसके हिसाब से क्यों चल रहा हो, है ना। कन्फर्म टू का मतलब होता है किसी के अनुरूप चलना, किसी के अनुरूप कार्य करना। चलिए नेक्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, टू। कन्फर्म के साथ कौन सा लगता है, टू लगता है, क्या लगता है, कन्फर्म के साथ टू लगता है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द एरर 88। 88, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वाट टू स्पीक ऑफ मिल्क, speak of milk even water was not available there, even water was not available there। तो इसमें आपने स्पीक फॉर, इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपको ए पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में आपकी एरर है। इसमें ध्यान रखना है आपको ए पार्ट में कि कहाँ गया स्पीक, ये ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आएगी, स्पीक फॉर कर दो, स्पीक फॉर, ऑफ की जगह फॉर कर दो, स्पीक फॉर, है ना, स्पीक फॉर। अगला 89, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब फॉर्म्स विल करेक्टली फिल इन द ब्लैंक इन दिस सेंटेंस। इट इज़ टाइम बी, इट इज़ टाइम बी। देखिए, इट इज़ टाइम बी, इट इज़ टाइम जब भी आए तो आपने ध्यान रखना है, देखिए दो कंडीशन है इसमें,
आपने ध्यान रखना है, इसमें दो कंडीशन है कि इट इज़ टाइम अगर आ रहा है और उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो आप बी टू लगाओ। जैसे इट इज़ टाइम आए या इट्स टाइम आए तो उसके बाद, हाँ सॉरी रुक जाओ, इट इज़ टाइम और उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। और अगर इट इज़ टाइम आ रहा है कहीं और इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अगर नहीं है तो आप टू प्लस बी वन लगाओ। सब्जेक्ट नहीं है तो आप टू प्लस बी वन लगाओ। फिलहाल यहाँ इट इज़ टाइम दिया हुआ है और उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है तो आप बी टू लगाओ। बी टू कौन सी फॉर्म है? बी टू कौन सी फॉर्म है? रिटर्नड। सेकंड फॉर्म ये है रिटर्नड, सेकंड फॉर्म ये है रिटर्न, तो रिटर्न सही होगा इसमें। समझ रहे हैं? 90 देखो क्वेश्चन 90 आप लोग देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी एंटोनिम्स ऑफ एसिडुअस? क्या हो जाएगा? एसिडुअस, एसिडुअस। देखिए एसिडुअस को मैंने आपको बताया नहीं बताया तो मैं ट्रिक में आज बता दे रहा हूँ। देखो इसका जो एंटोनिम्स है वो होता है केयरलेस, केयरलेस, एसिडुअस। क्योंकि इस एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, मेहनती, है ना, मेहनती। और और मेहनती, मेहनती और जागरूक, मेहनती जागरूक लेबोरियस, है ना। देखो इसे कैसे याद करोगे? मेहनती, ऐसी, ऐसी से ऐसी, ऐसी से ऐसी निकल रहा, ऐसी, ऐसी, डुओ से दुआ निकल रहा, ऐसी दुआ। जब भाई आप ऐसी डुअस हो गए मतलब मेहनती हो गए, जब आप मेहनती हो गए तो लोग ऐसी दुआ देंगे कि आप सफल हो जाओ, लोग ऐसी दुआ देंगे कि सफल हो जाओ। ऐसी डुअस, मेहनती, सफल, मेहनती, मेहनती जागरूक, है ना, केयरफुल, है ना, केयरफुल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? केयरलेस। केयरलेस का मतलब जो आपका केयर ना, जो केयर ना करता हो, केयरलेस इसे कहते हैं, केयरलेस ऐसे लोगों को। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पूरा पेपर। 30 क्वेश्चंस थे यूपी टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो बहुत कायदे से आप इन्हें देखो और पूरा स्टडी करो। पेपर सॉल्व करने की आदत डालो अभी से, नहीं डालोगे भले ही आपके 2-3 नंबर आ रहे हो, 4 नंबर, पेपर सॉल्व करने का आदत डालो, पूरा वीडियो देखो। जब आप अभी से डालोगे तो धीरे धीरे आप कर पाओगे जब तक टेट का पेपर होगा। ठीक है, चलिए मैं बाकी हम देखते हैं फिर किसी और टर्न पे। आज इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।